ने मार्केट के अंदर एक बहुत ही तगड़ा बॉम्ब गिराया और वो है ये iQOO Neo 9 Pro। अब वैसे आए हुए इसे 2 दिन हो गए हैं, मैंने सोचा अनबॉक्सिंग ना देकर ना अच्छे से यूज करके अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा है ये फोन, क्योंकि 37,000 रुपीज में इसमें Snapdragon 8 Gen 2 मिलता है, UFS 4.0 की स्टोरेज है 256GB वेरिएंट में और 128GB में UFS 3.1 की स्टोरेज है, 8GB 12GB रैम वेरिएंट ऑप्शन भी मिलते हैं। बाकी इन्होंने सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप भी डाली है इस फोन के अंदर। तो ये सारी चीजें कैसा परफॉर्म कर रही हैं अपने प्राइस ब्रैकेट में मैं खुल के बात करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम 1 मिलियन की फैमिली भी कंप्लीट करने वाले हैं। और वीडियो लाइक करके कमेंट में बताना अगर आपने फोन बाय करा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो मुझे पता है तुम सबसे पहले क्या जानना चाहते हो कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मेरे दिमाग में भी वही चुलती, तो मैंने सबसे पहले इसके Antutu टेस्ट रन कराया, फुल ब्राइटनेस करके बैकग्राउंड रिमूव कर दी, एप्लीकेशन जितनी भी थी और स्टार्ट करते ही काफी अच्छी प्रोसेसिंग चल रही थी, काफी स्मूथ इसने प्रोसेसिंग करी भी और मेजर ब्राइटनेस ड्रॉप वगैरह मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि इसका जो टेम्परेचर था वो भी काफी अच्छे से मेंटेन था, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस था, जितना कि Samsung S24 के Exynos वेरिएंट का था। तो यहां पर भाई काफी अच्छे से हीट कंट्रोल कर लेता है ये फोन और स्कोर भी 1.6 मिलियन था। तो ये देखने के बाद मैं बहुत खुश हुआ, तो मैंने रन करा दिया इसके अंदर 3D मार्क, वो भी 4K में। अब भाई इसके अंदर Snapdragon 8 Gen 2 है, तो थोड़ी इज्जत रखने के लिए 4K टेस्ट तो बनता है। तो यहाँ पर टेस्ट रन कराया, काफी अच्छी कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिली, यहाँ पर फ्रेम रेट्स भी काफी बढ़िया थे। अब ये काफी हैवी टेस्ट था जो मैंने रन कराया और उसके बाद भी इस फोन का टेम्परेचर सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस गया। तो हीट कंट्रोल काफी अच्छे से कर लेता है और स्कोर्स भी काफी अच्छे देखने के लिए मिले मुझे, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। तो स्कोर्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म कर रहा है तो चलो बताता हूँ। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले मैंने इस प्राइस ब्रैकेट के इकलौता फोन बोलूंगा जिसके अंदर जिनशिन इम्पैक्ट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी और काफी स्टेबल देखी है। मैंने पहले तो फुल सेटिंग्स में गेम प्ले करा, यहाँ पर जिनशिन इम्पैक्ट में 60 FPS आपको मैक्सिमम मिलते हैं और जो गेम प्ले था वो काफी स्मूथ और काफी कंसिस्टेंट रहा है। यहाँ पर कोई मेजर ब्राइटनेस ड्रॉप भी नहीं मिला, काफी अच्छे से ब्राइटनेस को मैनेज करता है, हल्का फुल्का कम करके ज्यादा करता रहेगा ताकि हीटिंग भी ज्यादा ना हो। और इस वाले गेम के अंदर ना जनरली दूसरे फोन उबल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी टेम्परेचर मैक्सिमम 42 डिग्री ही रहा है। तो भाई हीट कंट्रोल बहुत अच्छा है और जिनशिन इम्पैक्ट के लिए मैं इसे वन ऑफ द बेस्ट फोन बोल सकता हूँ इस प्राइस ब्रैकेट में। लेकिन अब तुम लोग कमेंट करते हो कि भाई जिनशिन इम्पैक्ट खेलता कौन है, तो मेरे को भी पता है भाई काफी कम लोग अभी जिनशिन इम्पैक्ट खेलते हैं, क्योंकि मेरे को उतना अच्छा भी नहीं लगता जितना BGMI है, क्योंकि BGMI की अपनी बात अलग है, चिकन डिनर होता है भाई। तो यहाँ पर BGMI में आपको सारी सेटिंग्स अनलॉक मिलती है, 90 FPS में भी आप गेम प्ले कर सकते हो और जब आप इसके अंदर गेम प्ले करोगे तो पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ पर गेम प्ले थोड़ा सा मतलब अजीब लगा। अब अजीब मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई फ्रेम ड्रॉप जिटरिंग नहीं थी, बट उसके बाद भी जो स्मूथनेस थी, जैसे मैंने पहले भी iQOO की काफी सारे फोनों में गेम प्ले करा है, वैसी वाली फील नहीं मिली इस फोन के साथ। लेकिन जो गेम प्ले था वो ठीक था, यहाँ पर कंसिस्टेंट फ्रेम वगैरह देखने के लिए मिल रहे थे। तो मैंने क्या करा, मॉनिटर मोड एक्टिवेट कर दिया। मॉनिटर मोड इनेबल करने के बाद थोड़े से बेटर हुई स्मूथनेस, बट फिर भी मैं कहूंगा कि जैसे iQOO के पहले वाले फोनों के अंदर मैंने परफॉर्मेंस देखी है ना BGMI की, वो वाली परफॉर्मेंस ना जाने क्यों इसके अंदर मेरे को मिस लगी है, हल्का हल्का रफ रफ सा चलता है गेम। अब हो सकता है कि अभी ऑप्टिमाइजेशन की कमी हो, तो आई होप कि iQOO इसको अपडेट से फिक्स कर दे। बट अगर आपको इसके अंदर भाई स्मूथनेस के साथ BGMI खेलना है ना, तो इसमें जो सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप डाली है ना, उसकी हेल्प ले सकते हो। आपको मॉन्स्टर मोड इनेबल करना है, Q1 चिप का काम लेना है। यहाँ पर जैसे आप फ्रेम इंटरपोलेशन को ऑन कर दोगे तो यहाँ पर आप 144 FPS में गेम प्ले कर सकते हो और उस टाइम पे कंसिस्टेंसी स्मूथनेस BGMI की बहुत ज्यादा कमाल की हो जाती है। और सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप की वजह से इसमें ना आपको सुपर रेजोल्यूशन भी मिलता है, जिसे इनेबल करने के बाद थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है गेम, मतलब उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो कुल मिला के बताऊं ना, जितना मैंने इसके अंदर गेम प्ले करा भाई, गेमिंग बहुत बढ़िया है फोन की, बस वही BGMI के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की मेरे को हल्की सी कमी लगी है। इसके अलावा कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है, रैम मैनेजमेंट अच्छा है फोन का क्योंकि इसके अंदर DDR5 रैम दी गई है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग अच्छी है। लेकिन जो सरदर्दी वाली चीज है वो है भाई इसके अंदर ब्लोटवेयर अभी भी मिलता है। हालांकि प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो सर में दर्द करता है ना वो है V-Store एप्लीकेशन, इससे बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन मिलती हैं। अब इसे ऑफ कर सकते हो लेकिन काफी अंदर जाके ऑफ होता है, तो थोड़े से सरदर्दी वाली चीज है। लेकिन iQOO के दूसरे डिवाइसेस की तरह मैंने इसके अंदर भी सेम बग नोट करा है। अब मेरे को पता नहीं iQOO इस चीज को फिक्स क्यों नहीं कर रहा है। बेसिकली जो भी आपको पुराने iQOO के डिवाइस में बग मिलते हैं ना, वो इसके अंदर भी मिलने वाले हैं रेगुलर अपडेट देने के बाद भी। अब इस फोन के अंदर बेसिकली मैंने रेगुलरली क्या फेस करा है, जब भी आप नोटिफिकेशन पैनल जला रहे हो और चलाते चलाते आप जा रहे हो ऐप ड्रॉअर में, तो बार बार काफी बार नोटिफिकेशन पैनल ही ओपन हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। तो गोस्ट टच टाइप इशू है इसके अंदर। और इसी तरीके से मेरे को लगता है इसमें एंड्रॉइड ऑटो वाली दिक्कत भी होने वाली है, जिसकी मैं बात अपने रिव्यू के अंदर करूंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अब इस फोन के अंदर जो मेरे को सबसे शानदार चीज लगी ना परफॉर्मेंस के बाद, वो इसकी डिस्प्ले है। एक तो यहाँ पर डिस्प्ले के बेजल चिन्ह काफी कम करे गए हैं, लेकिन प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में इसमें मेरे को डिसएडवांटेज ये लगी कि पंच होल जो हमारा छेद है ना, उसका साइज इन्होंने बड़ा कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा अजीब लगता है अगर आप पहले वाले फोन से देखो। बट यहाँ पर अगर डिस्प्ले देखी जाए तो यहाँ पर LTV पैनल है, फुल HD+
144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, लेकिन वो सिर्फ गेमिंग के टाइम पे काम आती है। अगर आप रिफ्रेश रेट की बात करो तो 120 हर्ट्ज में ये फोन मैक्सिमम चल सकता है। अब अगर आप इसे ऑटो रिफ्रेश रेट पर लगा के रखोगे, सिर्फ सेटिंग्स जैसी कुछ एप्लीकेशन है जो 120 हर्ट्ज में चलेंगी, बाकी यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वो 90 एफपीएस में चलने वाला है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। लेकिन अगर आप इसे हाई रिफ्रेश रेट पे लगा के रखोगे, उस टाइम पे मैक्सिमम एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज में चलेंगी और ज्यादा स्मूथनेस में मिलती है। एंड इसके अलावा इसकी जो एनिमेशन है वो थोड़ी सी बेटर है, और डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है वो काफी शानदार है। HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो, आउटर विजिबिलिटी, एंड इसके अंदर जितना भी मैंने कंटेंट स्ट्रीम करा ना, कलर कैलिब्रेशन भाई टॉप ऑफ द नोच है प्राइस के हिसाब से। मतलब इसमें कह सकता हूं डिस्प्ले में कोई भी मेरे को कमी नहीं लगी है। बाकी LTPO पैनल जो है वो अपने रिफ्रेश रेट को अच्छे से स्विच भी कर रहा है। जब भी आप कोई फोटो देख रहे हो तो 1 हर्ट्ज पे स्विच हो जाता है, 30 FPS के टाइम पे 30 हर्ट्ज में स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफी अच्छी है। बस मेरे को लगा कि इसकी पोजीशन थोड़ा साइज के हिसाब से ऊपर होनी चाहिए था, तो ज्यादा और कन्वीनियंट हो जाता। बट अब इस फोन के अंदर जो मेरे को कमियां लगी हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले iQOO नहीं बोलता कि इनके फोन कैमरा सेंट्रिक फोन है, फिर भी इनकी काफी तारीफ होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके कैमरा टेस्ट करे अच्छे से। तो मैंने काफी सारी फोटो ली, अराउंड 100 फोटोज, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है मेन वाला, भाई वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जब तक आप उसके अंदर पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर रहे हो, यहाँ पर 2x डिजिटल जूम करके जब पोर्ट्रेट फोटो भी क्लिक करोगे ना, बहुत ही शानदार निकल कर आता है। एंड जनरली सभी लोग उन्हीं फोटोज को शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल फोटो क्लिक करोगे तो लाइट कंट्रोल मेरे को अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर देखिए फेस पे पता नहीं कहां से ये लाइट लेकर आया है, और जैसे ही आप देखोगे जूम करके तो यहाँ पर मेरे को ओवर शार्पनिंग की भी थोड़ी सी दिक्कत लगी है। और सेम प्रॉब्लम नाइट फोटोग्राफी में मिली है मेरे को। मतलब लगता है सब्जेक्ट फोकस में है लेकिन डिटेल छोड़ देता है। काफी बार लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सी बार ये काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है लाइट वगैरह। तो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट कैमरा है इसके। और वीडियो के लिए मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनी सी वीडियो रिकॉर्ड करता है 4K सेटिंग्स में भी, और स्टेबलाइजेशन भी उतनी कुछ खास नहीं है इसके अंदर। बाकी अगर आप जूम करना चाहते हो तो आप डिजिटली जूम कर सकते हो 2x तक। अब यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड की बात करें, जो कि मेरे को काफी ज्यादा एवरेज लगा है। यहाँ पर डिटेल्स की कमी है, साइड में भी आपको काफी ज्यादा स्मज्ड इमेज मिलती है। तो मैं कहूंगा कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सिर्फ ओके है। बाकी फ्रंट कैमरे पर चलें तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन अच्छी नहीं है, डिटेल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और फोटो की बात करें ना तो नॉर्मल फोटो मैक्सिमम टाइम काफी अच्छी ले लेता है, लेकिन जैसे उस पे लगाओगे ना पोर्ट्रेट मोड, लाइट कंट्रोल भाई इसका गड़बड़ा जाता है, बिल्कुल उड़ा देगा। बैकग्राउंड यहाँ पर अच्छा खासा ब्लू स्काई था, लेकिन इसने बिल्कुल व्हाइट कर दिया है उसको। और फेस पर भी लाइट कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, फ्रंट बैक दोनों ही कैमरे का। तो मैं कैमरास को कह सकता हूं कि अभी इनके कैमरास में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और दूसरी जो मेरे को इस फोन के अंदर कमी लगी है वो है इसकी इन हैंड फील। अब देखो फोन रेंडर्स में काफी अच्छा लग रहा था और रियलिटी में भी काफी अच्छा लगता है। स्पेशली ये रेड और व्हाइट कलर जो है मेरे को काफी अच्छा कॉम्बिनेशन लगा है, और इसी वजह से आज हमने अपनी वीडियो का भी यही कॉम्बिनेशन रखा है। तो इस बात पे 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब लुक वाली चीज एक तरफ, नथिंग भी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन नथिंग की इन हैंड फील अच्छी नहीं है। सेम यहाँ पर आता है, इसकी इन हैंड फील ऐसा जैसे 20 से 25 हजार वाले फोन की हो। मतलब ये 37,000 का फोन हाथ में फील होता ही नहीं है। यहाँ पर कंफर्टेबल है फोन, लेकिन बैक साइड से जब आप इसे होल्ड करते हो ना तो काफी चीप सी फीलिंग देता है। अब मैंने बहुत सारे फोन यूज करे लेदर फिनिश वाले, लेकिन ये ना काफी ज्यादा चीप सी फील देता है। ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक का ही फोन मैं यूज कर रहा हूँ, लेदर वाली तो फील आती नहीं है इस फोन के साथ। तो इसको भी मैं कहूंगा कि नथिंग वाली कैटेगरी में जा सकता है इन हैंड फील के मामले में, क्योंकि 37,000 में इन हैंड फील जस्टिफाई नहीं करती है। वैसे एक बात बताऊं, जो मोटोरोला के 20 से 25 हजार वाले फोन है ना, इससे ज्यादा अच्छी इन हैंड फील देते हैं। वो लगते हैं भाई आप 35-40 हजार वाला फोन यूज कर रहे हो। तो इसके अंदर इसमें तो बहुत बड़ी कमी है। बाकी अब इस फोन के अंदर जो मेरे को खास चीजें लगी हैं, एक तो इसके अंदर स्पीकर्स अच्छे खासे लाउड हैं, और ये फोन के हैप्टिक्स भी काफी अच्छे हैं। मतलब आपको एक सॉलिड सा फीडबैक देते हैं जब आप टाइप करते हो कुछ भी। और इसके अंदर जो बैटरी है, बैटरी नहीं है बैटर है, 5160 mAh का बैटरी है विद 120 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। चार्ज काफी तेजी से हो जाता है, और बैटरी बैकअप भी अभी तक मैंने जितना भी टास्क करा है अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करना चाहूंगा अपने रिव्यू के अंदर। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, और वीडियो लाइक कर देना। तो अब मैंने इस फोन को जितना भी यूज करा, मैं ये चीज कह सकता हूं कि अभी तक ना अगर आप एक गेमिंग फोन बाय करने की सोच रहे हो तो मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बाय कर सकते हो। कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है, गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। बस वही कि BGMI के अंदर थोड़ी अपडेट से ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी इनको, जब जाके और स्मूथ हो जाएगा। बाकी जो फीचर्स दिए इन्होंने, जैसे कि Q1 चिप है वो अच्छे से वर्क कर रही है, डिस्प्ले बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। लेकिन अगर आप कैमरा के लिए मेनली फोन बाय करना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे फोन है और बहुत सारे आने वाले हैं, तो उनका वेट कर सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा है फोन। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैग टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद HFE अनबॉक्स गाइस, बाय।